गरियाबंद जिले के नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश सिंह धीर से खास मुलाकात। गरियाबंद के नए जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश सिंह धीर के कार्यभार संभालते ही शिक्षा विभाग के कई दिग्गजों ने उनका स्वागत किया। मिठाई की मिठास के साथ अब उम्मीदों का मीठा सपना जुड़ा है कि उनके नेतृत्व में जिले की शिक्षा व्यवस्था में नई ऊर्जा और नई दिशा आएगी। जहां आज भी कई स्कूल जर्जर हालत में है, छत से पानी टपकता है, बाथरूम और किचन अव्यवस्थित हैं, वहीं बच्चों को एक सुरक्षित और प्रेरक शिक्षा माहौल देना बड़ी चुनौती है। क्या जगदीश सिंह धीर इस हालात को बदलकर गरियाबंद को छत्तीसगढ़ की शिक्षा में मिसाल बना पाएंगे? जवाब समय लाएगा। इस विषय को हमारे गरियाबंद के जिला संवाददाता राजीव लोचन ने जिला शिक्षा अधिकारी से खास मुलाकात की और लंबी बातचीत की। आइए देखते हैं। सर, सर सबसे पहले आप अपने बारे में ही देख सकते हैं। मेरा नाम तो आपने बता दिया है, जगदीश सिंह धीर। मैं कई सालों से प्राचार्य के रूप में काम कर रहा हूँ और अनेक विद्यालयों में मैंने अपनी सेवाएं दी है प्राचार्य के रूप में और प्रशासनिक कार्यों पर भी बहुत अधिक और मुझे अकादमिक और प्रशासनिक दोनों में पढ़ाई का अनुभव है। तो मैंने सोचा कि मेरे अनुभव करना बाहर अगर किसी जिले में रहता है तो अच्छा होगा, इससे भी मुझे कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा एक जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में। तो इसके लिए मैंने अपनी सहमति दी और इस बात प्रशासन ने स्वीकार किया और एक आपकी नियुक्ति दी है, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद। जी सर, अभी आते हैं सीधा सवाल पे। से मेरा माइंड पहले शुरुआत यही से करूँ सर कि युक्ति उपकरण को लेकर सर अभी हाल ही में जो शिक्षा विभाग है काफी चर्चा है। इसके बारे में जितने भी मेरे जो शिक्षक भाई जो मेरे चैनल देख रहे हैं वो उनके मन में जो शंका है, आप ऐसा क्या 200 बोलेंगे सब शंका दूर से क्या आप ऐसा कुछ बोलेंगे जो फिर से इसको बढ़िया से अपना सके और उसके बारे में बढ़िया से काम बड़े विस्तार से। ठीक है, सबसे पहले तो जहां तक मैं समझता हूँ शासन ने युक्तिकरण की जो योजना लाई है वो क्यों लाई होगी, वो इसलिए कि उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ स्कूल और बच्चों की संख्या और शिक्षकों की संख्या इन दोनों पर विचार किया कि इसके हिसाब से शिक्षक हमारे पास फिलहाल पर्याप्त है। और देखा ये गया कि जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और स्कूल लेकिन शिक्षक भी है, कई स्थान ऐसे थे जहाँ स्कूल में बच्चे तो कम थे, उसके अनुपात में शिक्षक ज्यादा थे, अधिक थे। तो उन्होंने बैलेंस बनाने के लिए एक नीति बनाई और नीति कितनी अच्छे ढंग से उन्होंने बनाई है कि बिना किसी विवाद के शिक्षकों का प्रतिशेष अगर वो हो रहे हैं तो उनकी जहाँ आवश्यकता है वहां उनको भेजा जा सके और बच्चों को लाभ मिले। ऐसा करने से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया उस दिन कि हमारे प्रदेश के 80% एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब उन विद्यालयों में पहले बच्चे तो थे, शिक्षक नहीं थे और उनका भी हक बनता है उनका भी हक बनता है शिक्षक का प्राप्त करने का। और शिक्षक जब पदस्थ है उन तक नहीं पहुंचे, उन तक पहुंचाने का काम किया गया है और ये युक्तिकरण के तहत किया गया। तो मैं युक्तिकरण के प्रभावी सभी शिक्षकों से अपील करना चाहूंगा कि देखिए आज तक आप जहाँ पर थे तो उनको मान के चलिए कि कंफर्ट जोन में थे, सब चीजें आपके अनुकूल हो गई थी, आप आसानी से आना जाना कर रहे, पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन शासन की तरफ से और उन स्कूल और उन बच्चों के बारे में भी सोचिए कि जिनके लिए शासन ने आपको नियुक्त किया है। तो मूल उद्देश्य हमारा हमारे बच्चों को शिक्षा देना और उनको अध्यापन कराना, ये हमारा मूल उद्देश्य। इसी के लिए हम और इसी नियुक्ति के एवज में सरकार हमें हमारा वेतन प्रदान करती है। तो कभी कभी जीवन में ऐसा मौका तो आएगा ही कि हम बहुत दिनों तक ठीक अच्छे से रहे और कुछ साल अगर हमारा सही जगह पर उपयोग किया जा रहा है तो ये शासन का अधिकार है, अगर वो करना चाह रहा है इसमें गलत कुछ नहीं। तो इस स्थिति को स्वीकार करके अपने जो नियुक्ति का मूल दायित्व जो उनका कर्तव्य है उसको अगर ध्यान में रखें और उन बच्चों की तरफ थोड़ा एक बार देखें जिनको अभी तक शिक्षक नहीं मिला और आज मिल रहा है, तो उन तक पहुंच कर शिक्षा देने का कार्य करें। और ऐसा करने में
ये बात तो सच है कि उनके परिवार में उनको कुछ रहने की, कुछ आवागमन की, कुछ तो तकलीफें होंगी, लेकिन सभी तकलीफें, समस्याएं समय के साथ हल होती है। हल तभी होंगी जब हम सब उसको हल करने की दिशा में काम करें। अगर हम सब केवल एक ही बात कहें कि हमको बहुत समस्या है, हमको बहुत समस्या है, इसको आप हल कर दो, इससे तो समस्या हल होने वाली नहीं। शासन को भी ये बात पता है, प्रशासन भी इस बात को समझता है, लेकिन शासन और प्रशासन एक बहुत बड़े उद्देश्य के तहत काम कर रहे हैं। इसके कारण इन सब बातों को वो ज्यादा नहीं दे रहा। कौन सा बहुत बड़ा उद्देश्य है? हमारे प्रदेश में स्कूल है, बच्चे हैं, उन तक शिक्षकों की, हमारे प्रदेश में स्कूल है, बच्चे हैं, उन तक शिक्षकों की पहुंच होनी चाहिए। और इसका प्रयास उन्होंने किया है और उस पर टिके हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो ठीक है। तो सर क्या हम ऐसे माने कि ये जो युक्ति वर्ग को लेकर जो आप जो बता रहे हैं सर, जितने भी हमारे दूर जो वनांचल क्षेत्र में, जितने पहाड़ क्षेत्र में जितने स्कूल हैं, वहां पे शिक्षक मिल जाएंगे, तो बच्चे जो 10 बजे आना चाहिए वो 12 बजे आते हैं, क्या वो समय पे आ जाएंगे? बच्चे जिनको खाना में जो गुणवत्ताहीन खाना मिलता है, क्या वो ठीक से खाना मिल जाएगा? जिन छत के नीचे बच्चा रह के पढ़ते हैं, छत से पानी टपकता है, क्या वो दूर हो जाएगा? सब बताइए। जितनी बातें आपने कही वो सभी बातें इसलिए हैं कि एक शासन की जो व्यवस्था के तहत जो शिक्षा का जो सभी बातों को देखता है, वही शासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक ही जो है जिसके ऊपर दायित्व सभी बातें ठीक करे। अगर वो नहीं पहुंचा है, ये सब चीजें होती आ रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि शिक्षक वहां पहुंचे और उनको जो गाइडलाइन और जो दिशा निर्देश हैं उनके अध्यापन के, स्कूल संचालन के, उसके अनुरूप अगर वो काम करेंगे और उसके ऊपर नजर रखेंगे हमारे बी और सी से, ये सारी चीजें समय का तो ठीक होते जाएंगी। सर खुद बीएलसी ही जन को बोला गया था सर कि 12 बजे तो स्कूल में रहना चाहिए, वो खुद घूमते रहते हैं सर, बोलते हैं कि हमें तो 4-5 स्कूल का ड्यूटी दिया गया घूमने का। ये कहाँ पर सही शुरू कर सकते? नहीं, हर बात को हम लोग कहाँ सही है कहाँ गलत है ऐसे नहीं देख सकते जी। हमको उसके तहत तक जाना पड़ता है कि बात में वास्तव में समस्या और बात है क्या, तो किसी भी बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए जैसे भी अभी आप है बीएलसी, वास्तव में होगा कि बीएलसी को 10 जगह का काम सौंप दिया गया होगा, उसको ऐसा फोन आया होगा कि इतनी जगह की जानकारी लिया, तो बेचारा वो कभी गया होगा, है ना। सर क्या रोज फोन आता है सर? ये क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था कुछ होती है, रोज रोज नहीं भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, कभी कोई लोग बहाना भी बना लेते हैं, कोई लोग उसको साधन बना लेते हैं, तो ये अलग अलग प्रकरण में अलग अलग हो सकता है। जो दर्शक देखेंगे सर, आप उनको ये बता दें उसके वाकई वे लोग कितने समय तक स्कूल में रहेंगे, तो क्या है उनका एक्चुअल ड्यूटी क्या है? देखो, उनको कुछ पीरियड पढ़ाने हैं और कुछ जो छात्रों के स्कूल में कुछ लोग हैं उनसे जानकारी प्राप्त करके माना नहीं किया, अध्यापन नहीं कराते, क्योंकि सबके लिए अध्यापन मस्ट है। सर ऐसे भी कई सारे गुरु हैं सर जो हम देखते हैं सर फील्ड में बहुत अपने दिलो जान से बच्चों को पढ़ाते हैं सर। हाल ही में गुरु दिवस के दिन में हमारे बीके मैडम है देवानंद मैडम, उनके बारे में पूरा स्टोरी चलाया था, कई लोग उसको देख के कई तारीफ की। और हमारे कोई पास में कोदवाटा में एक टीचर है सर जो बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं, साथ में प्रैक्टिकली वो खुद का जो बाइक है सर, एक पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रॉनिक बाइक में कन्वर्ट करके खुद आते हैं, बच्चों को दिखाते, पढ़ाते, सिखाते हैं। क्या इसी तरह का कुछ जो शिक्षक जो बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या आपके विभाग की तरफ से उनको आप सम्मानित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि विनोबा जो एक ट्रस्ट है उसके तहत एक पूरे साल भर से 2 साल से एक बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर महीने अच्छे शिक्षकों द्वारा किए गए कार्य जो हमारे ऐप में वो लोग डालते हैं, हर महीने उनको पुरस्कृत किया जाता है। और जितने भी नवाचार नए नए वो लोग काम करते हैं तो पूरे जिले में फैले और पूरे राज्य में फैले, इसके लिए उसमें वो लोग अपना अपलोड करते हैं, एक फैलता है। इसी के बारे में भी बहुत देर तक वो भी विनोबा प्रोजेक्ट ऑफिसर ने मेरे को बताया है। तो आगे भी FLN के एक एक बच्चे को नीचे गणित सिखाने के लिए, भाषा सिखाने के लिए बड़े भारी निचले स्तर पे माइक्रो लेवल पे काम किया जा रहा है।
इसके लिए हमारे ट्रस्ट में बहुत अच्छा काम चल रहा है। जेई वाला भी काम कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, उनकी अलग बैठक होती है, पूरी नजर रखी जा रही है और एक वो डेटा सिस्टम बनाया गया है। तो इसमें बहुत बारीकी से काम चल रहा है, अच्छे काम चल रहा है। जो आप बोले किसान मेले का काम इनमें बहुत काम होता था, अब बहुत अच्छे से हो रहा है। हर महीने होता है और 6-6 महीने भी होता है, साल भर भी होता है। और अभी जुलाई के आखिरी में अभी बताते गए हैं कि एक शिक्षण उत्सव होगा जिसमें कि इस जिले के 70-80 लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये एक प्लेटफॉर्म में आकर के एक दूसरे को अपने अनुभव बताएं और इसको अनुभव को सारे शिक्षा से जुड़े हुए सारे अधिकारी और अन्य लोग भी सुने और समझे और ये आगे तक पहुंचाएं। सर मेरा आखिरी सवाल है, सर हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं सर, एक प्राइवेट स्कूल के टीचर और जो बच्चे और दूसरे तरफ एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर और जो बच्चे और दूसरे तरफ एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर और बच्चे, दोनों में अंतर है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को ज्यादा स्मार्ट अपने आप समझते हैं, जबकि उनका इन्वेस्टमेंट सरकार के प्रति कुछ नहीं, मतलब सरकार कुछ भी नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखें तो सर जो सरकारी स्कूल है वो टीचर लोग को बहुत सुविधा देते हैं, तनख्वाह से लेकर सब कुछ। तो क्या ऐसा आप कुछ ऐसा चेंजेस कर सकते हैं सर कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ने का जो बच्चे का जो अंतर है उसको आप कम कर सकते? यही करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का उद्देश्य क्या और क्यों खुलेगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। ऐसे माता पिता और ऐसे बच्चे जो सक्षम नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में जाकर के सब कर सके, इनके लिए समुदाय की मांग पर विद्यालय खोले गए। शासन उसमें शिक्षकों की व्यवस्था करता है और उनके वेतन आदि की व्यवस्था करता है और भवन की कहता है उनको निःशुल्क प्रवेश, किताबें आदि सब कुछ दिया जाता है, बीच में मध्याह्न भोजन भी दिए जाते हैं। तो सारी सुविधाएं जितना हो सकता है शासन उनके लिए करने का प्रयास है और अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का काम दे रहा है। पहली से लेकर 8वीं तक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तो विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों के पर ये देखा गया कि कुछ काम है उसको सुधारने के लिए वो FLN गतिविधि भी चल रही है, विनोबा वाले भी चल रहे हैं। शिक्षा अभियान में समग्र शिक्षा में भी कई प्रकार की कार्य योजनाएं चल रही है। तो ये सारी चीजें जो चल रही है उस बच्चे के लिए चल रही है, उन विद्यार्थी की जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसके विपरीत अब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट निजी विद्यालय वो है जो पूरी तरह से अभिभावकों के द्वारा दी गई राशि के द्वारा चल